अस्सलाम वालेकुम। चलें आज थोड़ी बात करते हैं रिप्रोडक्शन या तौलीद के बारे में। अब किसको मालूम कि दूसरे सैयारों में हयातियात किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ दो बुनियादी तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। पहला ये है कि मिसाल के तौर पर कह लें कि ये एक तरह का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने आप को छाप कर एक नकल या कॉपी बनाता है। ये खुद है और ये इसकी कॉपी। और इस सूरत हाल में जेनेटिक मटेरियल या जीनियाती मवाद बिल्कुल एक जैसा है। तो कह सकते हैं कि ये पहले वाले का जेनेटिक मटेरियल है और अब आपके पास ये दूसरा है। अब रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद दो ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाए, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल नहीं। तो अब अगला सवाल ये बनता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स या हयातियात या फिर इन दो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स, इनको आपस में मिलना पड़ता है एक तीसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए। ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का सेल है। ये कह लें कि ये एक वालिदा का सेल है। ये एग सेल हो सकता है। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेल है। इस ऑर्गेनिज्म को हम वालिद का सेल कह सकते हैं। ये एक स्पर्म सेल होगा। एग और स्पर्म साथ मिलते हैं। जब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स या वालिदैन से आएगी, या ये नया सेल एक बच्चा बन जाएगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनी सुनाई लगती है तो वो इसलिए क्योंकि आप और मैं भी इसी तरह से इस दुनिया में आए हैं। इसको थोड़ा और ठीक से समझने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मिसालें देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। आमतौर पर जब आप फिशन का लफ्ज सुनते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज को तकसीम करना। अगर लोग न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं तो वो एटम को तकसीम करने की बात करते हैं, लेकिन बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म को दो ऑर्गेनिज्म में तकसीम करने की बात की जाती है। और आप देख सकते हैं कि आपके पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो ये छापता है, और फिर ये ऑर्गेनिज्म तकसीम हो जाता है दो बिल्कुल एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स में। ये जेनेटिक नज़रिए से एक ही तरह के हैं। अब बाइनरी फिशन लागू होता है प्रोकैरियोट्स पे। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ना तो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ना ही बहुत सारे क्रोमोसोम्स। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिनमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स भी होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की रिप्रोडक्शन होती है। ये यहाँ पे ये माइटोसिस है। बायोलॉजी में माइटोसिस के बारे में तफसील से आगे हम चल के पढ़ेंगे। आप माइटोसिस को बाइनरी फिशन की एक किस्म समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े ज़्यादा पेचीदा होते हैं, तो इनका अमल भी ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन आला दर्जे में ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हैं। दोनों मामलों में एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में तकसीम हो जाते हैं, जिनकी एक ही जेनेटिक मालूमात होती है। और जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है बिल्कुल एक जैसी जेनेटिक मालूमात के साथ, ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसको कहते हैं क्लोन। और शायद आपने ये लफ्ज़ फ़िल्मों में सुना होगा। स्टार वॉर्स फ़िल्म में जब क्लोन वॉर्स की बात होती है, इन क्लोन्स की एक ही जेनेटिक मालूमात होती है जो असल बाउंटी हंटर में पाई जाती है, जिनसे ये सब क्लोन्स बनते हैं। अब माइटोसिस भी सुनने में जाना पहचाना लगे, क्योंकि यही वो तरीक़ा है जिससे आपके जिस्म में ज़्यादातर सेल्स तक़सीम होते हैं और इसी तरह आप बड़े होते हैं। यही वो तरीका है जिससे आप यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अब इस वक्त आप शायद थोड़ी उलझन में होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि आपके जिस्म के ज़्यादातर सेल्स माइटोसिस से गुजरते हैं, लेकिन आप नतीजा हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगले एक सेकंड में जो हम देखेंगे कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये नया बना हुआ सेल यहाँ पे माइटोसिस के जरिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनाता है, आप और मेरी तरह के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गैमीट्स भी पैदा करते हैं, जिनमें हमारी आधी आधी जेनेटिक मालूमात होती है। इंसानों के लिए ये एक एग होगा जो मादा बनाती है और ये एक स्पर्म होगा जो नर बनाता है।
और जब ये साथ मिलते हैं, स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है और फिर वो ऐसे काबिले अमल सेल को पैदा करता है जो बच्चों में तब्दील हो सकते हैं। अब बाइनरी फिशन की तरह आपके पास एक और तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक मदर सेल एक डॉटर सेल को पैदा करती है। तो बाइनरी फिशन की तरह इसको भी सारा अपना डीएनए छापना होता है और फिर वो डीएनए इस डॉटर सेल के अंदर डाला जाता है, लेकिन आखिर में आपके पास एक बड़ा सेल होगा और एक छोटा। और हम ये कह सकते हैं कि छोटा सेल बड़े सेल से निकला है, तो हम इसको बडिंग कहते हैं। एक और किस्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते हैं तो कई आम तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्में हैं जो दिमाग में आती हैं। मिसाल के तौर पर स्टार फिश बड़ी मशहूर है अपनी काबिलियत के लिए कि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना डालती हैं। तो अगर आप स्टार फिश के इस हिस्से को काट दें, स्टार फिश की बहुत सारी स्पीशीज में वो टुकड़ा बड़ा होकर एक नई स्टार फिश बन सकती है। असल वाली स्टार फिश वो हिस्सा दोबारा बढ़ा लेगी। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको याद रखना बहुत आसान है। आप इसका एक टुकड़ा लें और ये बड़ा होकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और ये इस तरह रिप्रोड्यूस करता है। अब एक और बड़ी दिलचस्प तरह की रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। बड़ा ही मजेदार लफ्ज है, पार्थेनोजेनेसिस। और यहाँ पे ये होता है कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पर एक कोमोडो ड्रैगन का बच्चा है जो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से बन जाता है। याद रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि कैसे एक फादर ऑर्गेनिज्म के स्पर्म को एक मदर ऑर्गेनिज्म के एग को फर्टिलाइज करना पड़ता है और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब वो फर्टिलाइज्ड एग को माइटोसिस से गुजरना पड़ता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में आपके पास एक एग है जिसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं और वो खुद ब खुद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है, जैसे कि एक बेबी कोमोडो ड्रैगन। अब आप शायद पूछें कि ये कैसे हो सकता है, तो कभी कभी इन एग्स में वो आधी जेनेटिक मालूमात भी नहीं होती जिसके हम आदी हैं इन एग्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में ज़्यादातर इस एग में पूरी जेनेटिक मालूमात मौजूद होती है और फिर ये जाकर माइटोसिस कर सकता है और एक ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। या फिर ऐसे मामले हैं जहाँ पे एग्स में आधी जेनेटिक मालूमात होती है जिसको कहते हैं हैप्लॉइड सेल। इसमें अपने पेरेंट की आधी जेनेटिक मालूमात होती है। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जिनमें एक हैप्लॉइड सेल भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। और फिर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि कोमोडो ड्रैगन जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस के जरिए जो कि एसेक्सुअल होगा और कुछ मामलों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। तो आज के लिए इतना ही। दो बड़ी इकसाम। यहाँ पे एक लाइन बनाकर इनको अलग कर देती हूँ ताकि पेचीदगी ना हो। इस तरफ ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इकसाम है जहाँ पे ज़्यादातर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को छाप कर एक कॉपी बनाता है जिसकी एक जैसी ही जेनेटिक मालूमात होती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एक एग सेल और एक स्पर्म सेल को साथ मिलना पड़ता है। स्पर्म सेल को फर्टिलाइज करना पड़ता है एग सेल को और दोनों के पास अपने पेरेंट्स की आधी आधी जेनेटिक मालूमात होगी।